देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमरिक नंबर जो है, सीरियल नंबर है, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दी। बैंक ने दोपहर 3:30 ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे कि ये रवैया सही नहीं है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता खिलावन चंद्रकार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक परमिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी है, महिला विंग उपाध्यक्ष आप, और मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंजू जी, आप इससे शुरुआत करूंगी। हम जहां बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लगातार उस पर एसबीआई ने इस बार जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर को लेकर सवाल उठाया जा रहा था वो साफ कर दिया है। अब क्या दिक्कत? दिक्कत क्या है, आप देख रही हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसी तानाशाही सरकार जो है हमारे देश को रूल कर रही है। जी इनका इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देख ही लिया कि किस तरह से 6,000 करोड़ ऊपर का इनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। उसमें किस कंपनी को ने कितना दिया, किस वजह से दिया, ये तो सब स्थितियां अभी सामने आएंगी। जी कई कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दिए गए। यूं कहिए कि इस सरकार के लिए यह लागू होता है कि चंदा दो धंधा लो। ये स्लोगन मैं इस सरकार को देना चाहूंगी कि सरकार का मोटिव है चंदा दो और धंधा दो। अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये बड़े बड़े ठेके देते हैं। 6,000 करोड़ के जो है बॉन्ड के अगेंस्ट इन्होंने 4 लाख करोड़ का ठेका दिया है। ये सब जो है इनकी तानाशाही नहीं और क्या है। ये लोग दिन प्रतिदिन जनता के, आप देख रही हैं कि लोकतंत्र की इस देश में हत्या हो रही है। कोई अपोजिशन का ये अकाउंट सीज कर रहे हैं। आप बताइए, चुनाव का समय आ गया है और ये लोग हमारे अकाउंट सीज कर रहे हैं। हम अपने नेताओं को सुविधा नहीं दे रहे हैं। हम पोस्टर बैनर, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने टीसी करके बताया है कि किस तरह से हमें अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है, कि हम किसी तरह से, इनको डर है कि इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है, इन्होंने कोई जनहित के मुद्दों पे काम तो किया नहीं है। इसको खरीद, उसको बेच, ऐसा कर, वैसा के ऊपर ईडीआई जो नेता, इनको हमारे उत्तराखंड में देखिए आप, पौड़ी से गणेश गोदियाल जी यशस्वी कद्दावर नेता को टिकट मिला, उनके पीछे लगे आयकर विभाग का छापा बनवा दे, आयकर विभाग का नोटिस दे रहे हैं। इनको पता है कि वो जीत रहे हैं। तो ये परेशान और हैरास करने के अलावा इसकी कोई नियत इस सरकार की नहीं है। ठीक है, इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महिला सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, सैनिकों से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं थी वो सब इन्होंने रोक दिया। ठीक है मंजू जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। मैं परमिंदर जी आपके पास आऊंगी। इस वक्त बॉन्ड का सीरियल नंबर लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में एसबीआई ने ये नंबर सामने दे दिए हैं और तय जो सीमा दी गई थी 5:30 की थी, 3:30 बजे ही एसबीआई ने ये सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही बड़ी मुझे लगता है देश के लिए और सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जितनी आनाकानी की एसबीआई ने हमें सारी डिटेल्स देने के लिए, देखिए जनता के हर एक पैसे का की जानकारी सरकार को चाहिए, लेकिन सरकार के बड़े बड़े फंड्स, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, उसके ऊपर एक ऐसी सीक्रेसी बनाए रखनी ये सरकार की। और कुछ भी इन्होंने बड़े आराम से नहीं दिया।
जब तक सुप्रीम कोर्ट का इनको फटकार नहीं पड़ी तब तक इन्होंने कुछ नहीं दिए। देखिए ये पूरा सिंपल केस है प्रो को का, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो एक तरह से एक्सटॉर्शन का तरीका था। आप जो कंपनी से उन पर प्रेशर उन पर, और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती थी, उसके बाद इनके ऊपर इनकी पॉलिसीज इनके हिसाब से बनती थी, इनको टैक्स में रिबेट मिलता था। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार जो भ्रष्टाचार की बात करती है, ये मैक्सिमम फॉरेन मनी जो शेल कंपनीज के द्वारा पैसा यहाँ लगा, तो जो भी चेंजेस लाए गए, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बहुत सारे लॉज में चेंज लाए, और जब ये बॉन्ड लाए गए थे तब आरबीआई, लॉ मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन भी इसके फेवर में नहीं था। पर इस सरकार ने बहुत सारी लॉज में चेंजेस लाकर इसको लागू किया, और देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब अल्फान्यूमेरिक नंबर्स आ जाएंगे, क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाए कि कैसे सरकार ने इसको एक एक्सटॉर्शन का माध्यम बनाया और इसको फोर्स किया। ठीक है। और ये जो नेक्सस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पॉलिटिशियंस में, उसको उजागर किया। ठीक है, यश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, पहले नंबर को लेकर सवाल उठाए, हालांकि एसबीआई ने अब नंबर साफ कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जहां भारतीय जनता पार्टी को यहाँ राशि दी गई है तो बाकी अन्य दलों को भी तो मिली है। देखिए धर्मिष्ठा जी, एक भारतीय सरकार ने एक व्यवस्था दी कि आपको चंदा किस तरीके से लेना है, उसी तरीके से चंदा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में रहते हुए चंदे पे पारदर्शिता की बात करते थे। पारदर्शिता के नाम पे लेके क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड। उसमें कहा गया कि पारदर्शिता होगी, तो पारदर्शिता कैसे होगी जब कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बैंक का काम क्या होता है, जो पैसा आपने जमा किया उस पैसे की हिफाजत रखना और लेखा जोखा रखना। बैंक को इतना टाइम क्यों लग गया, कोर्ट को बार बार फटकार क्यों लगानी पड़ी लेखे जोखे के लिए? कौन लोग थे इसके पीछे जो लेखा जोखा के हिसाब किताब रोक रहे थे, जारी नहीं होने देना चाह रहे थे? कौन रोक रहा था? एसबीआई कोई इंडिविजुअल संस्था नहीं है, वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होती है, वित्त मंत्री होते हैं, भारत सरकार होती है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी है इस फेलियर की कि जनता के पैसे का हिसाब किताब नहीं रखा गया, जो डोनर था उसको नहीं बताया गया डोनेट करते समय या पैसा लेते समय कि अगर जिस दल को आप पैसा दे रहे हैं और वो समय रहते विड्रॉ नहीं करता है पैसे को, तो ये पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा, बिल्कुल, ना कि आपको वापस दिया जाएगा। तो ये तमाम तरीके से, जिस तरीके से जनता के पैसों को या जो लोग डोनेट करना चाहते थे राजनीतिक दलों को, वो किसी भी दल को कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो सत्ताधारी दल है उसके पास सर्वाधिक पैसा कैसे आया, और पैसा कैसे आया कि जिस दिन रेड होती है, जिस दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या अन्य सरकारी संस्थाएं छापा मारती हैं, सवाल करती हैं, पूछताछ करती हैं, उसके कुछ दिन बाद उनको ठेका मिलता है, छापा पड़ता है, छापे के कुछ दिन बाद चंदा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, जो डेट और आंकड़े बता रहे हैं। उसी तरीके से कोई पार्टी, कोई कंपनी या कुछ जिन लोगों ने इनको चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके कुछ दिन बाद ठेके मिल जाते हैं बड़े बड़े। यहां तक कि जो गैम्बलिंग का काम करते हैं, जो जुए सट्टे का काम करते हैं, उन लोगों ने तक चंदा दिया है इनको, जो गैर कानूनी रूप में काम कर रहे थे। अभी तो ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित थे, उन लोगों ने भी चंदा दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल भी हुए। तो ये नई बात कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार पे जनता भरोसा करती है। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप मत लगाइए, प्रधानमंत्री जी भारत के सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो जब सभी के प्रधानमंत्री हैं तो सबके सम्मान बचा रहे, उस पद की गरिमा बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी इनकी है। और लगातार इस पद की और सरकार की गरिमा भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है। ठीक है, बिल्कुल। आप ही के सवाल के साथ रितेश जी आपके पास आऊंगे, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को घोटाले, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री की हफ्ता वसूली बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, ये वही विपक्ष है 2014 के पहले जब अन्य तरीके से अपने लिए जब चंदा इकट्ठा करते थे, तब ये बात नहीं उठी थी। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को अगर ये चंदा मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से के बातें आ रही है, अब इनके पेट में दर्द ये हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, क्योंकि देश यकीन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोकहित ऐसी काम कर रही है। इसलिए हम 10 सालों से लोगों के बीच में बने हुए हैं, चाहे किसान हो चाहे युवा हो। आज एम्स की स्थिति देखेंगे तो प्रदेश भर में अच्छी स्थिति में है। IIT जहां नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, जहां पर
कोई प्रधानमंत्री एक बार चला, कभी गया नहीं वहां। प्रधानमंत्री जी लगातार वहां पर जाते हैं और जम्मू कश्मीर का मुद्दा होगा, चाहे कई प्रकार के देश के मुद्दे होंगे, उसको लेकर के विपक्ष कभी बात नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पर बात आ गई है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा है उसको सार्वजनिक हुआ है, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हमको इतना कम, उनको क्यों ज्यादा। इसीलिए यह टिप्पा टिप्पणी की स्थिति आज जो पैदा हो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे दलों को चंदा कम मिला है इसलिए टिक्का टिप्पणी करी जा रही है? बिल्कुल, तो ये लोगों के बीच में काम करने की स्थिति अब विपक्ष की आ नहीं है। ये केवल गठजोड़ करने में लगे थे, हम सरकार कैसे गिराए, सरकार कैसे बनाए। और आपने देखा इंडिया अलायंस जो खाली नाम पर रह गया है, सब अपने अपनी दूरी में भाग गए हैं। ममता बनर्जी अलग हो गई है, चाहे सपा वहां पर केवल 5 सीट देने की बात आ रही है, आम आदमी को गठजोड़ की स्थिति आप देख लेंगे। इंडिया अलायंस अपने ही वहां में उलझी हुई है, और जहां वो इस प्रकार के जो मुद्दे को खाली टिप्पा टिप्पणी की स्थिति को पैदा करके देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है रितेश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। परमिंदर जी आपके पास भी आऊंगी। इसके पहले मैं खिलावन चंद्राकर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सारी जानकारी इसी को सौंप दी है। लगातार उस पर सवाल उठा रहा था विपक्ष, और सत्ता पक्ष उसके पक्ष में है। ऐसे में आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें चंदे की, तो चंदा सभी दलों को मिला है। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे पहली बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों धमकाना पड़ा है एसबीआई को कि आप पूरी जानकारी क्यों अपलोड नहीं करते, या इसी को क्यों नहीं देखते, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं देखते। तो कुल मिला के ये था कि जब कड़ाई से जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद पहली किस्त में कुछ ऐसी जानकारी आधी अधूरी दी गई जिससे देश की जनता समझ नहीं पाती, और बाद में आज जो है जानकारी संपूर्ण दी गई है। और मेरी जानकारी में ये भी है कि चुनाव आयोग ने उसको अपने अधिकृत वेबसाइट में उसको अपलोड भी कर दिया। तो कुल मिला के अब जो है पूरी जानकारी सार्वजनिक हो गई है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो दानदाताओं की सूची या लाभार्थी पार्टी बांड संख्या कितनी थी, ये सब दे दी गई है। मुझे लगता है कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने जो आज कदम उठाया था, ये पहले उठा लेते तो मुझे लगता है कि न तो देश का समय बर्बाद होता, न जो आज देश के लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक दलों को लेकर के जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है वो कम हो जाती है। मुझे लगता है कि क्रेता का नाम, इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत, संख्या, बॉन्ड को भुगताने वाली पार्टी का नाम, बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक और बॉन्ड के सभी यूनिक नंबर जो दिए गए हैं, ये पहले ही दिए गए होते तो मुझे लगता है कि संशय की स्थिति नहीं होती। एक और बात मैं समिष्टा कहना चाहता हूं कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का अधिनियम आने के पहले जब अधिकांश औद्योगिक घरानों से जो व्यावसायिक घरानों से विभिन्न राजनीतिक दल चंदा लेते थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो चंदा ले रहे थे और वो अपने खर्चे चला रहे थे, एक बंद था उसमें। एक बंद ये था कि सूचना के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उसके तहत जो है राजनीतिक दल अपनी जानकारी सार्वजनिक करने में अधिकृत नहीं थी या के लिए बाध्य नहीं था उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है काला धन रोकने के लिए और देश में जो काला धन लगातार आ रहा था उसको रोकने के लिए, और जो राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल हो चाहे विपक्ष के राजनीतिक दल हो, उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, खरीदे गए हैं विभिन्न व्यावसायिक घरानों के द्वारा, उसकी जानकारी सार्वजनिक हो जाए। बिल्कुल और बिल्कुल खिलावन चंद्राकर जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि ये जो जानकारी है जो बाद में साझा की गई, ये बहुत पहले साझा हो जानी चाहिए ताकि ये अव्यवस्था या फिर जो अविश्वास की जो स्थिति है ये शायद नहीं बनती। परमिंदर जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? धर्मिष्ठा, यहाँ भाजपा की प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ जी कि अगर सब कुछ सही था तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित क्यों किया? क्या सरकार छपाना नहीं चाह रही थी? क्या कुछ गफलत नहीं थी?
क्या कुछ इनकी नीयत में खोट नहीं थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार क्यों किया? मेरा एक सवाल है ये रितेश जी से। रितेश जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं किसी प्रकार का कोई हम छुपाने की कोशिश मोदी जी आज तक किसी विषय पर आज तक नहीं किया। ठीक है, इस बार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये विषय आया है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इस पे एक सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जब ये बॉन्ड जो आया है, और जहां तक मैं जो समझता हूँ ये सारे जो चर्चा का विषय है, जो कांग्रेस के जो अकाउंट्स के और उनके जो IT डिपार्टमेंट के अंदर उनके अकाउंट को फ्रीज करने का काम किया गया है, तो सारा मुद्दा इसी हलचल को लेकर के। इसीलिए इसमें कोई शंका नहीं कि देश की सरकार जो है किसी प्रकार से किसी भी डाटा को छुपाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यश जी। धर्मिष्ठा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं ये क्या बोलेंगे जब इनके बड़े बड़े नेता नहीं बोल सकते? तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, केवल एक विषय पर टिके रहेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बताएं कि आज आपने जिसको ठेका दिया उससे कितने दिन पहले उसने आपको चंदा दिया, वो आंकड़ों पे बात कर लें। ईडी, CBI और अन्य संस्थाएं जो हैं जिन्होंने छापे मारे, उसके बाद आपने किनको ठेका दिया, उसने आपको कितना चंदा दिया, ये तुलनात्मक जो चीजें छपी हुई हैं इस पर बात कर लें। भ्रष्टाचार है या नहीं ये दूसरी बात। आप पारदर्शिता को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए थे, तो चुनावी चंदे को पारदर्शिता को लेकर के आए थे, तो पारदर्शिता थी कहां? इस बात का जवाब दे दें। जब सारी चीजें छुपाई जा रही थी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, तब सारे दल इस बात के विरोधी थे कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन आप क्योंकि संख्या बल के आधार पर तानाशाही करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया है, उस तमाचे की आवाज इनको नहीं सुनाई दे रही है, उससे ये घबराए हुए हैं और जवाब नहीं दे पा रहे। ये धरातल पे कोई बात नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा आखिर आया कहां से। हमने 6.5 साल की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी देखी, लेकिन जिला स्तर तक कोई भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार कार्यालय नहीं खुल पाया जी। प्रदेश स्तर तक भी कोई 5 स्टार कार्यालय नहीं खुल पाया। लेकिन ये 10 साल में मोदी सरकार ने, जो मोदी सरकार की गारंटी थी, वो जिला स्तर पर 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तो खुल गए। अब RSS के भी कार्यालय 5 स्टार होने लगे हैं। तो ये पैसा कहां से आया? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इसकी जांच कब होगी, कैसे होगी? ये सरकार में रहते तो नहीं हो पाएगी। हाँ, जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन तड़ीपार भी अंदर जाएंगे और अन्य देशद्रोही भी अंदर जाएंगे, जो अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे और सजा भी पाई। ठीक है जी, पुनः आऊंगे आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी। बिल्कुल, कोर्ट ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ों रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बैंक खाता इन्होंने फ्रीज कर दिया ताकि हम पैसों के अभाव में चुनाव लड़ सके। सच्चाई तो ये है कि इनको अपनी हार का डर है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई विकास नहीं किया। इन्होंने तो ये खाली लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं कि ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण है, और खाली कांग्रेसियों के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों को वो यह समझता होगा कि अगर ये सरकार दोबारा आती है तो लोकतंत्र हमारा खतरे में है। इसको सभी को समझना होगा और सबको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। यही नहीं, ये लोग किसके साथ, ना ये किसी के साथ, इन्होंने सैनिकों तक को मैंने नहीं छोड़ा कि इन्होंने सैनिकों को छोड़ा हो, इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लाके सैनिकों को भी चेक करने का। तो दिन प्रतिदिन इनकी जो है अपने बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति मित्रों को इन्होंने बड़े बड़े ठेके। आप उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल वाला हादसा देखा, जिस कंपनी को, नवी कंपनी को इन्होंने करोड़ों का ठेका दिया था, उसको इन्होंने सीज नहीं किया क्योंकि इन्होंने उसने बड़े बड़े चंदे से। ठीक है मंजू जी, ठीक है रितेश जी। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है मंजू जी, सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ फरोशने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास मंजू जी। मैं चाहूंगी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। जो तू नहीं कर सका वह भगवान करेगा। और यह साफ है कि चुनाव में होने वाली करारी हार से भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है, इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगी कि भाजपा को
इस देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है मंजू जी, देश की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास। रितेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है जो बात कर रही है लोकतंत्र की हत्या की, उनको इतिहास उठा करके देखना चाहिए। 1975 का आपातकाल किस प्रधानमंत्री लगाया था? रातों रात आपातकाल लगा करके वर्तमान पे बात कर ले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बात कर ले। वर्तमान पे बात कीजिए। वर्तमान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भ्रष्टाचार है, आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है। आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपको सुनने की हिम्मत रखी, आपको मैंने हिम्मत है, आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, ना आपको बोलने की इजाजत है। आपको आपकी पार्टी से बोलने की इजाजत नहीं है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे, इसलिए आप बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूं मैं, अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, हम भ्रष्टाचार करके या फिर राहुल गांधी जी की तरह नहीं प्रमाणित कर पाएंगे अखिलेश यादव जी ने भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सोने में दलाली करता है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को? देश की रक्षा सौदे में दलाली करते सजा पाते हैं, बेशर्मी से बात करते हैं कि राष्ट्र भक्त हैं। आप बात करते हैं, सपा की स्थिति यह है कि अरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बात कीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बात कीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बात कीजिए, उसके भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। पारदर्शिता आप कैसे लेके आए वो बताइए जनता बात क्या करें? 70 साल ठीक है रितेश जी, सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया, कांग्रेस द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया। यही आपका विकास है। हर जगह बंद करते थे। आज स्थिति देख लीजिए, जम्मू कश्मीर नागपुर के साथ लेने वाला प्रदेश बन गया है। और आप बात करें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पहले किसी तो देने जाते हैं। कब से नहीं गए जम्मू कश्मीर में? लद्दाख में पिछले 14 दिन से वो पर्यावरण में तो भूख हड़ताल पे बैठे, खुले आसमान के नीचे बैठे, पूरा लद्दाख बंद है। कब से नहीं गए जम्मू कश्मीर में? रितेश जी, व्हाट्सएप का ज्ञान मत मंजू जी, मंजू जी, मंजू जी, रितेश जी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है। मंजू जी, रितेश जी विनम्र निवेदन है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आएंगे। हम हमेशा मुद्दे से भटक जाते हैं। परमिंदर जी, मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है वो कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं चाहती, और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को चलाने के लिए जरूरी है कि ऐसी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हो जो सरकार को ऑटोक्रेटिक तरीके से चलने से रोक सके। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनको सारी संस्थाओं को इन्होंने हाईजैक कर लिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट नहीं आती तो ऐसा ये तो एक बदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं जो उनके रास्ते में हाईकोर्ट को रोकते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है परमिंदर जी, जो डिसीजन है वो बहुत ही करारा तमाचा है भाजपा के चेहरे पे। ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। यहाँ पर आपकी पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाया गया था, आपको लगता है कितनी पारदर्शिता आई? और दूसरा ये कि सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं चंदा मिला है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद कांग्रेस का नंबर भी। लगातार सभी पार्टियां इस लिस्ट में शामिल है। देखिए धर्मिष्ठा जी, चंदे के बदले धंधा, इस बात से इनकार तो किया नहीं जा सकता जी। चाहे भाजपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता चला रही है उसकी बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो जिस राज्य में सत्ता चला रही है। ये अब जानकारी, ये डाटा आने के बाद जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा अपने अधिकृत वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसके अध्ययन के बाद ये बात कही जा सकेगी कि कोई औद्योगिक घराना या व्यावसायिक घराने ने यदि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है तो किन परिस्थितियों में खरीदा है, और खरीदने के बाद उनको राज्य शासन द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या किस राज्य के द्वारा उनको जो है कोई लाभ की स्थिति प्रदान की गई है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई, हालांकि बार बार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि काले धन रोकने के लिए जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाया गया था वो बिल्कुल ही सफल नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और बाद में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बंद किया गया। लेकिन अब जो उसके आंकड़े सामने आए हैं, जो आज पटल पर रखा गया है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ी स्थिति पैदा होगी, एक बड़ा
षड्यंत्र जो कहाँ कहाँ किया गया था, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार इस मामले में किया गया है, किन दानदाताओं को बड़े काम प्रदान किए गए हैं, इन सब का अध्ययन अब धीरे धीरे होगा और बहुत सारी बातें सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि देश में इस तरह की पद्धति को लागू करने के पहले बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल खिलावन चंद्राकार जी, विचार बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही आपने। किस तरह की पद्धति लागू करने से पहले विचार विमर्श की अति आवश्यकता है। चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, यश जी बहुत कम शब्दों में, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है। जी, इस सरकार का आप इतिहास देखेंगे 10 साल का, तो किसी भी योजना को लागू करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले इन्होंने कोई तैयारी कभी करी नहीं है। अभी अगर हम ताजा मामला करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी 100 रुपए सिलेंडर करने के प्रचार पहले कर दिए, लेकिन एक भी किसी देश के अंदर एक भी महिला या पुरुष को 100 रुपए कम सिलेंडर में दे नहीं पाए। नोटबंदी में भी देखा, जीएसटी में भी देखा, किसान के हित के बारे में जो झूठी बातें की थी उसमें भी देखा, 370 में भी देखा और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी देखा। ये केवल बिना तैयारी के योजना ले आते हैं और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है और लोगों को सरकार के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास खो देती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंजू त्रिपाठी जी, रितेश मौर्य जी, यश जी, परमिंदर जी, खिलावन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल्स इसी को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया गया और डेडलाइन से पहले ही जानकारी दी गई है। साफ है 2 पीडीएफ फाइलों में छुपा है अरबों रुपए के चुनावी चंदे का राज, और ये राज खुलकर जनता के सामने आया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।